नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे भाई। देखिएगा, अपने प्रकरण चल रहा था कौन सी, शिक्षण विधि वाला। कौन सा चल रहा था? शिक्षण विधि वाला चल रहा था। तो साथ साथ में अपन शुरू कर रहे हैं आज से आपके ग्रामर वाला पोर्शन भी कर रहे हैं। ध्यान रखना भाई, कौन सा कर रहे हैं? ग्रामर वाला, व्याकरण वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपके पहला टॉपिक अपने पढ़ा था कौन सा? वर्ण विचार वाला। कौन सा है? वर्ण विचार वाला रहेगा। यानी इस प्रकार रहेगा कि 3 दिन अपने व्याकरण पढ़ेंगे और 3 दिन क्या रखेंगे? अपने शिक्षण विधि रखेंगे। तो उसके आधार पर अपने दोनों चीज़ें साथ कॉमन चलती रहेगी। क्या होता है कि आप जैसे शिक्षण विधि पढ़ोगे महीने भर, 2 महीने भर, तो क्या पीछे व्याकरण का भी पोर्शन आप भूल जाओगे। तो दोनों साथ में रहेगी, तो दोनों साथ में आपकी रिविजन होती रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा भाई, साथ में शुरू कर रहे हैं। अपने प्रकरण पहला तो पढ़ा था व्याकरण के अंतर्गत कौन सा? वर्ण विचार वाला। कौन सा था? वर्ण विचार था। और उसके बाद अपने दूसरा जो टॉपिक आता है जिसका नाम है आपका संधि का। कौन सा टॉपिक है? संधि का। और संधि का प्रकरण भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो इसका अंतर्गत देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे। देखो, प्रकरण का नाम क्या है? संधि प्रकरण। क्या है? संधि प्रकरण। तो संधि प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहली बात ये आती है कि संधि शब्द है, ये संधि शब्द किससे मिलकर बना है? संधि शब्द मिलकर बना है आपका सम धन धी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सम धन धी से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या समझौता। क्या होता है? मेल या योग, या अपन कह सकते इसको समझौता। क्या कह सकते हैं? समझौता। तो क्या शाब्दिक अर्थ होता है? मेल, योग या समझौता के नाम से जाना जाता है। किसका? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। फिर दूसरी बात ध्यान रखना, इसका एक प्रश्न पूछा गया है, संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम पूछा जाए तो विलोम शब्द होता है, वो क्या होता है भाई? इसका विलोम होता है, वो इसका होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। विच्छेद नहीं करना है। क्या करना है? विच्छेद नहीं करना है। क्या करना है? विग्रह करना है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना, यदि आपको विग्रह मिलता ही नहीं है तब स्थिति किस पर आती है? विच्छेद पर आती है। ठीक है, उसके बाद में अगली बात आती है आपके विलोम के बाद में देखिएगा परिभाषा। क्या आती है? संधि की परिभाषा की बात की जाए तो संधि की परिभाषा क्या होती है कि जब दो वर्ण, क्या? दो वर्णों के मध्य, दो वर्णों के मध्य विकार उत्पन्न हो। क्या हो? विकार हो, या अपन कह सकते हैं परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन हो, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? संधि के नाम से। किस नाम से? संधि के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से बात का ध्यान रखना कि दो वर्णों के मध्य क्या हो? विकार हो या परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन हो। यानी जब शब्दों में लगभग ध्यान रखना अपने को, क्या होगा? सबसे पहले दो वर्णों के अंतर ही परिवर्तन आता है। शब्द में आगे जो अपन खंड करना चाहते हो तो अगले जैसे एक जगह ध्यान रखना, एक साथ दो वर्णों के मध्य ही क्या होता है? परिवर्तन होता है। आगे जाके अपन इसका जैसे शब्दों के अंतर खंड करते हो तो उसके अंतर्गत एक शब्द में आपको संधि के जो रूप मिलते हैं वो अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन एक साथ में कितने वर्ण मिलेंगे? दो वर्ण के अंतर्गत ही क्या आता है? विकार या परिवर्तन आता है। अब इसकी दूसरी परिभाषा एक और आ जाती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य विकार या परिवर्तन आ जाता है, तो भी क्या कहलाती है? संधि कहलाती। क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। हाँ प्रकाश जहांगीर, क्या होता है? विग्रह। विग्रह क्या होता है? इसका विलोम होता है। क्या होता है? विलोम होता है। अब इसमें ध्यान रखना, किसकी परिभाषा है? कामता प्रसाद की। किसकी? कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। कामता प्रसाद गुरु, ये इसे क्या कहते हैं? हिंदी के अंतर्गत व्याकरण का पाणिनि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पाणिनि के नाम से जाना जाता है। जैसे संस्कृत के जो पाणिनि थे, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, उसी प्रकार अपने हिंदी जो व्याकरण का जो गुरु है या पाणिनि है, वो कौन है? कामता प्रसाद गुरु है। ध्यान रखना। उसके बाद कामता प्रसाद गुरु ने संधि की परिभाषा क्या दी? उन्होंने कहा था कि दो निर्दिष्ट वर्ण, दो निर्दिष्ट वर्ण पास आकर
आकर रूप परिवर्तन कर लेते हैं, रूप में परिवर्तन कर लेते हैं या अपन कह सकते हैं विकार कर लेते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके संधि के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? संधि के नाम से जाना जाता है। बात का ध्यान रखना, विशेष रूप से संधि शब्द बना है किससे? सम धन धी से मिलकर बना है। सम तो इसके अंतर्गत क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? सम तो उपसर्ग हो गया। धी इसके अंतर्गत क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। सम धन धी संधि के अंतर्गत पूछा जाए तो संधि के अंतर्गत संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। उसके बाद कह रहे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ की बात की जाती है तो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग या समझौता होता है। फिर कहते हैं इसका विलोम क्या होता है? तो विग्रह होता है। किसका? संधि का। और समास का जो विलोम होता है, किसका? समास का विलोम होता है, वो क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। और परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा का मतलब होता है दो वर्णों के मध्य विकार या परिवर्तन आ जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? संधि के नाम से जाना जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने क्या परिभाषा दी कि दो निर्दिष्ट वर्ण पास में आकर क्या कर लेते हैं? रूप परिवर्तन कर लेते हैं या विकार कर लेते हैं या भिन्नता लेके आ जाते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? संधि के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना, संधि के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन संधि किस प्रकार रूप परिवर्तन करती है? तो देखो, संधि के अंतर्गत आपको एक पदांत ये मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पदांत ये मिलेगा। उसके बाद आपको ये प्लस मिलेगा, धन मिलेगा, इसे योग के नाम से भी जानते हैं। और एक ये मिलेगा। दो खंड मिलते हैं, यानी कम से कम कितने खंड मिलेंगे? दो खंड मिलेंगे। आगे भी खंड इसमें हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रथम पदांत, ये कौन सा पदांत होता है? प्रथम पदांत। और ये होता है द्वितीय। कौन सा? द्वितीय पद। कौन सा होता है? द्वितीय पद, या अपन कह सकते हैं दूसरे शब्द खंड। ये तो प्रथम शब्द खंड है और ये कौन सा है? द्वितीय शब्द खंड है। प्रथम पदांत का जो ये अंतिम वर्ण होता है, ये वाला वर्ण, ध्यान रखना, ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण, ये वर्ण तो कौन सा हो गया? प्रथम पदांत का अंतिम वर्ण। और ये जो प्रथम वर्ण होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? आदि वर्ण के नाम से जानते हैं। किस वर्ण के नाम से जानते हैं? आदि वर्ण के नाम से जानते हैं। और इस आदि का मतलब हो गया, ध्यान रखना विशेष रूप से, एक आदि ये होता है, एक आदि शब्द ये होता है। ये दो आदि लिखे हुए होते हैं। इस आदि का तो मतलब होता है पूर्व, या अपन कह सकते हैं प्रारंभ। क्या कह सकते हैं? प्रारंभ या पहले वाला। और ये आदि का मतलब होता है लत, हैबिट, आदत होती ना, उसके बारे में प्रयुक्त किया जाता है। दोनों शब्द अलग अलग है, तो ध्यान रखना। आदि वर्ण में तो इन दो वर्णों के अंतर अपने को क्या करना है? विकार करना है। क्या करना है मित्रों? विकार करना है या परिवर्तन करना है। तो इसी परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संधि के नाम से जानते हैं। और यदि यहाँ पर कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता तो उसे संयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संयोग के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब दो निर्दिष्ट वर्णों के मध्य विकार या परिवर्तन आ जाता है तो उसे तो संधि कहते हैं। और विकार नहीं होता है, यदि क्या ना हो, विकार न हो, तो उसे किस नाम से जानते हैं? संयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संयोग के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार? देखो, जैसे मैंने इस शब्द खंड में आपको लिखा, एक शब्द लिखा, जैसे लिखा सुधन आगत। क्या लिखा? सुधन आगत। ये शब्द लिख दिया, तो इस शब्द में देखो स्वागत शब्द तो बनेगा, लेकिन ये किस प्रकार बनेगा? स्वागत शब्द। क्या लिखा हुआ है? सुधन आगत। देखो, प्रथम पदांत में क्या मिल रहा है? यहां से प्रथम पदांत का मतलब क्या निकल रहा है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में से स्वर क्या निकल रहा है? उ। क्या निकल रहा है? उ। और आगे से क्या आ रहा है? आ। क्या आ रहा है? आ। उ और आ मिलकर क्या बनता है?
जब आप संधि पढ़ोगे यण संधि, तो यण संधि में कहते हैं स्वर ई उ री री के बाद में क्या आ जाता है, असमान स्वर आ जाता है, तो ऊ की जगह क्या हो जाता है, वह आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वह आदेश हो जाता है। और व्यंजन के साथ में क्या जुड़ेगा, स्वर जुड़ता है, तो वह के साथ आधे वह के साथ में आ जुड़ेगा तो क्या बन जाता है, वाह। क्या बन जाता है, वाह। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है, संधि के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, संधि के नाम से जाना जाता है। विशेष ध्यान रखना, यदि इस जगह कोई परिवर्तन नहीं होता, ये परिवर्तन नहीं होता, तो अपन उसको संयोग के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पर ऊ की जगह क्या हो रहा है, वह हो रहा है, तो ये परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है। इसी विकार को किस नाम से जाना जाता है, संधि के नाम से जाना जाता है। शब्द क्या बन जाएगा, देखो इस स में से तो ऊ निकल गया, तो स क्या रह गया, आधा, और आगे से क्या आ रहा है, वाह, और शेष क्या रह गया आपका, गत। शब्द क्या बन गया, स्वागत। क्या बन गया, स्वागत शब्द बन गया। उसी प्रकार जैसे शब्द लिखा मैंने आपके सामने, अभी धन आगत। क्या लिखा, अभिधन आगत। यहां से देखो प्रथम पदांत में स्वर क्या निकल रहा है, ई, और आगे से क्या आ रहा है, आ। ई और आ जुड़कर क्या बनेगा, या, यानी ई की जगह क्या हो जाता है, यह हलंत हो जाता है, और हलंत के साथ में ध्यान रखना आ जुड़ेगा, तो फिर ये आगे किस में परिवर्तित हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये परिवर्तन आ रहा है, तो इसी परिवर्तन को किस नाम से जानते हैं, संधि के नाम से जाना जाता है। और यदि इस प्रकार आ जाता है आपके सामने, जैसे मैंने लिखा आधन देश। क्या लिखा, आधन देश। और आधन देश को जब अपन यहां से जोड़ोगे तो यहां पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, सीधा शब्द क्या बन जाता है, आदेश। कोई इन दो खंडों में कोई परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ध्यान रखना, जब कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे तो कहते हैं किस नाम से, संयोग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, संयोग के नाम से जाना जाता है। जब कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसी परिवर्तन को किस नाम से जानते हैं, संधि के नाम से। जैसे लिखा उपधनवन, शब्द क्या बन जाता है, उपवन। क्या बनता है, उपवन। कोई परिवर्तन नहीं, ये उप का उप और ये आगे वन का वन, तो उपवन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बन गया आपका, उपवन। तो जब स्थिति आ जाती है कि कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, रूपांतर रूप नहीं आता, तो उसे तो कहते हैं किस नाम से, संयोग के नाम से जाना जाता है। और परिवर्तन रूप आ जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं, संधि के नाम से। किस नाम से जानते हैं, संधि के नाम से जाना जाता है। अगली प्रक्रिया देखिएगा इसकी विशेषता क्या, इसके एक दूसरा नाम भी आता है। संधि का दूसरा नाम क्या होता है, संधि का नाम दूसरा देखो, पाणिनि ने क्या कहा इसे, पाणिनि जी ने इसको संधि का एक नाम दिया, वो नाम दिया संहिता। क्या नाम दिया, संहिता। संहिता के नाम से जाना जाता है। और यास्क मुनि ने, किसने, यास्क मुनि ने इसको किस नाम से जाना, संतान के नाम से। किस नाम से जाना, संतान के नाम से जाना। या इसका एक नाम और दे दिया, वो नाम क्या दिया, सनिधि। क्या नाम दिया, सनिधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी दो नामों से जाना गया, संतान के नाम से, दूसरा क्या नाम दे दिया, सनिधि के नाम से जाना जाता है। अब संतान आप इस प्रकार भी लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुद्धतम रूप इसका यही आता है। ठीक है, तो ये दोनों रूप आपके सामने है। एक तो यास्क मुनि के आधार पर संतान नाम दे दिया, सनिधि दे दिया, और पाणिनि के अनुसार क्या नाम दिया, संहिता। लेकिन अपने हिंदी के अंतर्गत नाम आता है तो वो अपन क्या नाम पढ़ते हैं, संधि नाम ही पढ़ते हैं। क्या नाम पढ़ते हैं, संधि नाम ही पढ़ते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगली प्रक्रिया देखिएगा, जब आप संधि विच्छेद करो, जब आप क्या करोगे, संधि विच्छेद करोगे, संधि शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करोगे तो जो विच्छेदित खंड होता है, जो क्या होता है, विच्छेदित खंड होता है, वो क्या होगा, या तो कोई संज्ञा शब्द होगा, या कोई सर्वनाम शब्द होता है, या वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। क्या होता है,
प्रत्यय होता है, या वो क्या हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, यानी या अपन सीधी सी बात कह सकते हैं कि अव्यय शब्द भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अव्यय शब्द, या इनका सभी का एक निचोड़ निकलता है, क्या होना चाहिए, वो सार्थक शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। जब संधि विच्छेद करोगे तो विच्छेदित जो खंड होता है वो ध्यान रखना कैसा होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक खंड होना चाहिए, तब जाके आपका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। नहीं तो वो संधि विच्छेद सही नहीं होता। अर्थ की दृष्टि से विशेष ध्यान रखना, दोनों खंडों का कोई ना कोई उचित अर्थ निकलना चाहिए, तभी संधि विच्छेद होता है। फिर अगली प्रक्रिया ध्यान रखना, जब आप संधि विच्छेद करोगे, क्या करोगे, संधि विच्छेद करोगे, तो उसके अंतर्गत ध्यान रखना जो आपका खंडित तो होता है खंड, सामने वाला दूसरा खंड होता है, वो साम्य अर्थ का होना चाहिए। कैसे अर्थ का होना चाहिए, साम्य अर्थ का। साम्य का मतलब होता है समान। क्या होता है, समान अर्थ का होना चाहिए, विपरीत अर्थ नहीं देना चाहिए। कैसा देना चाहिए, समान अर्थ का होना चाहिए, तभी जाके आपकी क्या होती है, संधि विच्छेद सही होती है। जैसे देखो अपन कई बार पढ़ते हैं, शब्द आता है आपके सामने विश्वामित्र। क्या आता है, विश्वामित्र आता है, बहुत प्रचलित शब्द है, ध्यान रखना। पूछा भी जाता है कि विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैंने आपके जो पढ़े हुए विद्यार्थी पहले भी बता दिया था, इसके अंतर्गत आपको क्या था, एक तो बनता है विश्व धन मित्र, और दूसरा विकल्प इसके अंतर्गत है विश्व धन अमित्र, तीसरा विकल्प है इसके अंतर्गत विश्वाधन मित्र, और चौथा विकल्प है इसके अंतर्गत विश्वाधन अमित्र। ये चार विकल्प है आपके सामने, इन चारों में से सही कौन सा होगा, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तर दो भाई जल्दी इसका। उसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न आपके सामने, दीनानाथ, दीनानाथ, प्रकाश जांगीर 2, विश्वधन अमित्र, विश्वधन अमित्र, आशा जांगीर ए, पुष्पा शर्मा 2, उत्तर दो जल्दी, उत्तर दो भाई। दीनानाथ का लिखा हुआ है, शाबाश, उत्तर सही आ रहा है आपका। देखो दीनानाथ में पहला विकल्प लिखा मैंने दीन धन, पहला विकल्प है, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या, पहला लिखा विकल्प दीन धन नाथ, दूसरा विकल्प है दीन धन अनाथ, तीसरा विकल्प है इसके अंतर्गत दीना धन नाथ, और चौथा विकल्प है इसका दीन धननाथ। ये चार विकल्प है आपके सामने, उत्तर दे दीजिएगा जल्दी से। पारुल शर्मा 2, ये तो प्रश्न संख्या था आपका 1, ये प्रश्न संख्या है 2, तो 1 और 2 लिख के उत्तर दे दीजिएगा। पूजा शर्मा 1, कौन से का 1 दे रहे हो भाई, आशा जहांगीर दूसरे में ए, पूजा शर्मा ए, पारुल शर्मा ए। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि खंडित जो होता है वो किस अर्थ का होना चाहिए, साम्य अर्थ का होना चाहिए, यानी समान अर्थ का होना चाहिए। किस अर्थ में होना चाहिए, समान अर्थ में होना चाहिए, विपरीत अर्थ नहीं देना चाहिए। किसका, विपरीत अर्थ नहीं देना चाहिए। विपरीत अर्थ देगा तो वो खंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा। तो विश्वामित्र के अंतर्गत ध्यान रखना, ये आपके अपवादों में आता है, दीर्घीकरण संधि के अंतर्गत। किस में आता है, दीर्घीकरण संधि में आता है। तो इसका ध्यान रखना। मैंने कहा विपरीत अर्थ नहीं देना चाहिए। विश्वामित्र किसे कहते हैं,
विश्व का जो मित्र होता है उसे विश्वामित्र कहते हैं। लेकिन जो आपने कुछ विद्यार्थियों ने ये उत्तर दिया था विश्वधन अमित्र, क्या दिया था? विश्वधन अमित्र उत्तर दिया था। देखो, विश्व का मतलब संसार और अ का मतलब होता है नहीं, और आगे आ गया मित्र, मित्र नहीं है किसका? विश्व का, संसार का। क्या वो विश्वामित्र होता है? नहीं होता। ध्यान रखना विशेष रूप से। इसके अंतर्गत क्या होता है? अ का अर्थ, ये दो शब्द है, एक तो अ उपसर्ग निकला और आगे क्या आ गया? मित्र। अ का अर्थ होता है नहीं, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अ उपसर्ग नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और आगे से क्या आ गया? मित्र। मित्र नहीं है किसका? संसार का, विश्व का। क्या वो विश्वामित्र होता है? नहीं होता। तो ध्यान रखना ये विकल्प आपका दूसरा गलत है, और विश्वा नहीं है, ये दो विकल्प तो सरेआम गलत हो गए सीधे, क्योंकि विश्व शब्द होता है वो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग के साथ में ए आता है, आ नहीं आता, तो दोनों विकल्प ये क्या हो गए? आपके गलत हो गए। फिर इसमें अमित्र लिखा हुआ है तो अमित्र गलत, और यहाँ पर मित्र अपने आप ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विश्वा। अब सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका विश्वधन मित्र होगा। क्या होगा? विश्वधन मित्र। समान अर्थ दे रहा है, साम्य अर्थ दे रहा है, तभी जाके ये सही होगा। मित्र है किसका? विश्व का, उसे ही कहते हैं विश्वामित्र। अब आप कहोगे बीच में ये आ कहां से टपक गया? तो ये आप आ हुआ है आपके उच्चारण शैली के कारण, दीर्घीकरण क्यों हो रहा है? जैसे बोलो आप विश्वमित्र बोलते हैं, विश्वामित्र बोलते हैं, विश्वा, तो दीर्घीकरण संधि होती है आपके, दीर्घ संधि की अपवाद है ये, और दीर्घीकरण संधि के अंतर्गत जाती है, ध्यान रखना विशेष रूप से। तो संधि प्रकरण के अंतर्गत आपको ध्यान रखना साम्य अर्थ होना चाहिए। उसी प्रकार इसके अंतर्गत कौन सा सही होगा? दीन धन नाथ होगा, अनाथ नहीं होगा। क्या होता है? अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। अ किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? नहीं के अर्थ में। नाथ का मतलब होता है स्वामी। क्या होता है? स्वामी, रक्षक, भर्तार। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये क्या कह रहा है? नाथ स्वामी नहीं है किसका? दीन यानी गरीबों का स्वामी मसीहा नहीं है। क्या उसे दीनानाथ कहते हैं? दीनानाथ तो उसे कहते हैं जो गरीबों का रक्षक होता है, सेवक होता है, उसे दीनानाथ कहते हैं। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? नाथ का मतलब स्वामी, किसका स्वामी? दीन का स्वामी। गरीबों का स्वामी क्या कहलाता है? दीनानाथ कहलाता है। तो इसमें भी क्या आ गया? आपका आ का आदेश हो गया। किसका हो गया? आ का एक आदेश हो गया। तो ध्यान रखना ये क्या हो रहा है इसके अंतर्गत? ये तीनों विकल्प क्या है? गलत। और कौन सा विकल्प सही है आपका? तो यहाँ पर ये साम्य अर्थ जो खंड कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, वो किसका होना चाहिए? आपका समान अर्थ या साम्य अर्थ का होना है चाहिए, तभी जाके संधि क्या होती है? उचित संधि होती है। और संधि ध्यान रखना तत्सम शब्दों की होती है। अब ये जो आपके क्या ये दीर्घीकरण, ये तद्भव संधि जैसे अपवादों में पटक दिए जाते हैं इसी कारण। तो जैसे आपके ऐसा ही में एक प्रश्न पूछा गया था, तभी का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या प्रश्न आ गया? तभी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव। तो इनका अपन नाम आता है तद्भव संधि। क्या नाम आता है? तद्भव संधि। तद्भव संधि। संधि के दो रूप देखने को मिलता है। जो उचित रूप होता है, सार्थक रूप होता है, वो ध्यान रखना तत्सम संधि होती है। कौन सी होती है? तत्सम संधि होती है। ये तद्भव तो आज आप प्रतियोगिता परीक्षा में आपको उलझाने के लिए कौन से शब्द दे दिए जाते हैं? तद्भव शब्द दे दिए जाते हैं। लेकिन जो उचितम या उच्चतम जो रूप होता है संधि का, वो कौन सा होता है? तत्सम शब्दों का होता है। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो कौन सी होती है? आपके तत्सम शब्द का रूप होता है। तो अपन पहले कौन सी पढ़ेंगे? संधि, तत्सम संधि, और अंत में जो आपके हिंदी के जो शब्द होते हैं अधिकांशतः जो प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में भी संधि विच्छेद करेंगे। तो तभी का संधि विच्छेद क्या होता है? तब धन ही होता है। क्या होता है? तब धन ही होता है। ये आपके किसके अंतर्गत आता है? तद्भव संधियों के अंतर्गत आता है। कभी का कब प्लस ही हो जाता है, अभी का अब प्लस ही हो जाता है। तो इसके अंतर्गत आगे प्रक्रिया चलेगी। फिर देखिएगा आगे इसके अंतर्गत आता है आपके संधि के प्रकार। क्या आते हैं? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। तो देखो संधि के प्रकार कितने होते हैं, आप मेरे को उत्तर दे दीजिएगा। मैं विकल्प दे रहा हूं आपके सामने। संधि के प्रकार या संधि कितने प्रकार की होती है? पहला विकल्प दिया मैंने आपके सामने 5, दूसरा विकल्प है आपके सामने 7, तीसरा विकल्प है आपके सामने 4, और चौथा विकल्प है आपके सामने 3। उसके बाद में दे दिया मैंने संधि के भेद। संधि के भेद
कितने होते हैं? पहला विकल्प है आपके सामने 5, दूसरा है आपके सामने 7, तीसरा है आपके सामने 10 और चौथा विकल्प है आपके सामने 3। ये दूसरा प्रश्न है और ये पहला प्रश्न है। आशा जहांगीर का आ गया डी। कौन सी में डी है? पहले में है कि दूसरे में भाई? पारुल शर्मा डी। शाबाश, उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो भाई। संधि के प्रकार, किसके प्रकार पूछ रहा है ये आपसे? संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत प्रकाश डी, आशा जहांगीर पहले में डी। देखो प्रश्न की भाषा समझना आप। और एक प्रश्न मैंने आपके दे दिया, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। तो ध्यान रखना, पहला विकल्प क्या लिखा मैंने इसमें आपके सामने 3, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है आपके सामने 7 और चौथा विकल्प है आपके सामने 4। ये विकल्प है आपके सामने, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, उसने प्रश्न पूछा संधि के भेद कितने होते हैं और पहला ही विकल्प दे रखा था 5। आंखों में आंसू आ गए वहां पर आपके। छोटा सा प्रश्न है, उसने प्रश्न पूछा संधि के भेद। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सही है। शाबाश, सही है भाई। क्या होगा इसमें? 2 सही होगा, यानी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, संधि के भेद 3 होते हैं। और प्रकार या पूछा जाए तो भी कितने होते हैं? 3 होते। तो संधि के प्रकार पूछे, संधि के भेद पूछे तो कितने बताने आपको? 3 बताने। कितने बताने हैं? 3। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है ये प्रश्न अलग है, ध्यान रखना। ये उसने पूछा स्वर संधि के भेद। यदि यहाँ पर यह भी नाम आ जाता कोई भी दिक्कत नहीं कि स्वर संधि के प्रकार, तो भी ध्यान रखना कितने होते हैं आपके? 5 प्रकार होते। कितने प्रकार होते? 5 प्रकार होते हैं। तो ये प्रश्न आपका इसी प्रकार है, छोटा सा प्रश्न लगता है, लेकिन ध्यान रखना विशेष रूप से संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3। संधि के भेद कितने होते हैं? 3। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो भी कितने बताने हैं? 5 बताने। कितने बताने हैं? 5 बताने। अब जो आपके 5 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो नाम ध्यान रखना, संधि के प्रकार किसके हैं? अपन संधि के प्रकार या संधि के क्या पढ़ रहे हैं? भेद पढ़ रहे हैं। तो कितने भेद पढ़े अपने? 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में सबसे पहला जो भेद आता है वो कौन सा है? स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी आती है वो कौन सी है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और तीसरी आती है वो कौन सी आती है आपके? विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार आते हैं। संधि के 3 रूप देखने को मिलते हैं। अब आप पर रूप पूर्व रूप पढ़ते होंगे, ध्यान रखना वो अपने हिंदी के अंतर्गत नहीं है। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कौन सा? स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। परिभाषा में ध्यान रखना, स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाली संधि। क्या मतलब है? स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाली संधि कौन सी कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि इस धन से पहले क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा, और इस धन के बाद भी आपको क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर। दोनों तरफ जब स्वर मिल जाते हैं और विकार स्वरों में होता है तो संधि कौन सी कहलाती है? स्वर संधि कहलाती। कौन सी कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। जैसे आपका प्रश्न पूछा गया था 2011-12 जो इसका टेट का लगा था, उसमें छोटा सा उदाहरण आया था। क्या? विद्याधन आलय। विद्याधन आलय शब्द क्या बनता है? विद्यालय। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? आ, और आगे से क्या आ रहा है? आ। तो दोनों तरफ स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों तरफ स्वर आता है तो संधि कौन सी कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। कौन संधि कहलाती है? स्वर संधि।
प्रथम पदांत में स्वर हो तथा दूसरे पद के आदि वर्ण में भी क्या हो, स्वर हो, तो दोनों तरफ स्वर होता है तो संधि कौन सी कहलाती है, स्वर संधि। या अपन कह सकते हैं स्वर में विकार उत्पन्न हो, किसमें विकार उत्पन्न हो, स्वर में परिवर्तन आ जाता है, संधि कौन सी कहलाती है, स्वर संधि। व्यंजन में परिवर्तन आता है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में परिवर्तन आता है तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। किस प्रकार, देखो शब्द लिखा मैंने आपके सामने, क्या शब्द है, स्त्री उपयोगी। कौन सा शब्द है, स्त्री उपयोगी शब्द लिखा हुआ है। स्त्री उपयोगी शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद होगा आपके सामने स्त्री, क्या होगा, स्त्री धन उपयोगी। क्या शब्द होगा, स्त्री धन उपयोगी। ध्यान रखना विशेष रूप से यण संधि का है। कौन संधि है, यण संधि और स्वर संधि में ही आती है। तो स्त्री उपयोगी में यहां से स्वर क्या निकल रहा है अपने, ई, क्या है, ई। स्त्री में ध्यान रखना ई कैसी आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि स्त्री शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। यदि पुल्लिंग शब्द होता तो ई छोटी आ जाती, स्त्रीलिंग में कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से स्वर क्या निकल रहा है, ई स्वर निकल रहा है, और आगे से क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। दोनों तरफ स्वर आ रहे कि नहीं आ रहे, परिवर्तन भी किस में होना चाहिए, स्वर में परिवर्तन होना चाहिए। स्वर संधि की यही विशेषता है, दोनों तरफ स्वर आएंगे, परिवर्तन भी स्वर में होगा। देखो क्या यण संधि में पढ़ते हो, स्वर ई उ री लरी के बाद में असमान स्वर आता है तो ई की जगह क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ई की जगह क्या हो जाता है, यह। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, स्वर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन स्वर में हो रहा है तो संधि कौन सी कहलाती है आपकी, स्वर संधि कहलाती। और यदि परिवर्तन व्यंजन में होता तो संधि कौन सी हो जाती आपकी, व्यंजन संधि। कौन सी हो जाती, व्यंजन संधि हो जाती। किस प्रकार होती देखिएगा, व्यंजन संधि क्या कहती है कि जब आपको व्यंजन के साथ में व्यंजन मिले, यानी दोनों तरफ व्यंजन मिल सकता है। दूसरा क्या कहता है कि व्यंजन के साथ में क्या मिलता हो, स्वर मिलता हो। और तीसरी बात कहती है कि स्वर के बाद में क्या मिल सकता है, व्यंजन मिल सकता है। तो एक तरफ आपको क्या मिलेगा, व्यंजन, या दोनों तरफ ही आपको क्या मिलेगा, व्यंजन। संधि कौन सी कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। परिवर्तन भी व्यंजन में होना चाहिए, स्वरों में परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रख लेना विशेष रूप से इस संधि के अंतर्गत। यदि स्वर में परिवर्तन हो रहा है तो संधि कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। और यदि व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो संधि कौन सी हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। किस प्रकार, देखो जैसे शब्द लिखा मैंने, जगत धन ईश। क्या शब्द लिखा, जगत धन ईश। यहां पर ये क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है, व्यंजन। आगे क्या आ रहा है, स्वर। तो देखो ये क्या कह रहा है, व्यंजन के बाद में स्वर आता है तो संधि कौन सी कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। तो यहां पर ये व्यंजन है और आगे क्या आ रहा है, ये स्वर आ रहा है। परिवर्तन ध्यान रखना स्वर में नहीं होगा, किस में होगा, व्यंजन में होगा। तो इस तय की जगह क्या हो जाता है, द हो जाता है, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। तो संधि में देखो ये किसकी जगह परिवर्तन हो रहा है, व्यंजन की जगह परिवर्तन हो रहा है। और व्यंजन की जगह परिवर्तन होता है तो संधि कौन सी कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। उसी प्रकार शब्द लिखा आपने, खंड आ गया अभिधन सेक, अभिधन सेक। अब देखो यहां से देखो स्वर क्या निकल रहा है आपका, ई निकल रहा है, और आगे से क्या आ रहा है, से आ रहा है, क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो एक पर नियम आता है कि स्वर ई और ऊ के बाद में दंते से आता है तो दंते से मूर्धन्य से में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर स्वर में परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना। परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में परिवर्तन होगा कि ये दंते से किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्तन व्यंजन में हो जाता है तो संधि कौन सी कहलाएगी, व्यंजन संधि। कौन सी कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना विशेष रूप से कि जब आपको परिवर्तन किस में होना चाहिए, व्यंजन में, संधि कौन सी, व्यंजन संधि। परिवर्तन किस में, स्वर में, तो संधि कौन सी, स्वर संधि। और परिवर्तन यदि किस में आ जाता है, विसर्ग की जगह हो जाता है, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आ जाता है, संधि कौन सी कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। और परिवर्तन किस में होना चाहिए, विसर्ग में, तो संधि कौन सी हो जाती है, विसर्ग। कैसे, देखो जैसे शब्द लिखा आपने यशः, यशः धन दा। क्या लिखा, यशः धन दा। यहां पर देखो ई छोटी होगी बड़ी होगी, किसमें,
ई छोटी बड़ी किस में? स्त्री शब्द में। क्या स्त्री शब्द में बड़ी आती है, ध्यान रखना, किस में आती है? स्त्री शब्द में बड़ी आती है, छोटी वाली नहीं आएगी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके? यशः धन दा। तो यशः धन दा में क्या लिखा हुआ है कि यहां पर विसर्ग आ रहा है। विसर्ग के बाद में क्या मिल रहा है आपको? व्यंजन मिल रहा है। ये क्या कह रहा है? विसर्ग के बाद में व्यंजन आ जाता है। परिवर्तन किस में होना चाहिए? विसर्ग में होना चाहिए। तो विसर्ग की जगह क्या हो जाता है? यहां पर आपको विसर्ग की जगह हो जाता है छोटी बड़ी। कैसे होती है छोटी बड़ी? कैसे होती है इसका भी राज समझाएंगे आपको, तो ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? यशः धन दा। तो इस परिवर्तन किसकी जगह होगा? विसर्ग की जगह होगा, और शब्द क्या बन जाएगा आपका? यशोदा। क्या बनेगा? यशोदा। उसी प्रकार शब्द आ जाता है आपके सामने यशः धन गान। क्या बन जाता है? विसर्ग घट जाएगा और परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन, जैसे शब्द लिखा मनः धन ज, तो यहां पर विसर्ग की जगह क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपके ध्यान रखना, जब स्वर या व्यंजन आ जाता है तो उसके साथ में विसर्ग का रूप होता है, परिवर्तन विसर्ग में होता है, तो संधि कौन सी कहलाती है? विसर्ग संधि। और परिवर्तन व्यंजन में आता है तो व्यंजन संधि, और परिवर्तन स्वर में आता है तो संधि कौन सी कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब ये जो छोटी बड़ी वाला जो आपके लफड़ा चलता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना कि अधिकांशतः, ध्यान रखना, कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांशतः शब्दों के अंतर्गत एक बात का ध्यान रखना, छोटी किस में आती है और बड़ी किस में आती है। तो एक तो आपके सामने ए आता है और एक आता है आ, कि ए कहाँ लिखे और आ कहाँ लिखे। और एक आपके सामने आता है ई छोटी और एक क्या आती है? बड़ी आती है। और एक आपके सामने ऊ छोटा और एक क्या आता है? बड़ा आता है। इनकी समस्या रहती है कि छोटा कहाँ पर लगा है, बड़ा कहाँ पर लगा है। ठीक है, तो देखो, जहां पर आपको एक तो आंख फाड़ फाड़ के देख लेना और कान खोल खोल के सुन लेना कि जब उपसर्ग आ जाता है, क्या आ जाता है? उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग सदैव कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। यानी उपसर्गों में आपको ई की मात्रा और ऊ की मात्रा कैसी मिलेगी? छोटी मिलेगी। कैसी मिलेगी? छोटी मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। उपसर्गों में ई की मात्रा बड़ी नहीं है। जैसे आपने लिखा प्रति लिखते हो, तो प्रति में ई की मात्रा कैसी है? छोटी है। इस प्रति को अपन इस प्रकार लिखोगे तो ये उपसर्ग के अंतर्गत प्रति क्या है आपका? गलत है। प्रति क्या है? गलत है। उसी प्रकार आपने लिखा अति, तो अति में ई की मात्रा कैसी है? छोटी है। उसी प्रकार आपने लिखा अनु, अनु में ऊ की मात्रा कैसी है? छोटी है। उसी प्रकार आपने लिखा अधि, अधि में ई की मात्रा कैसी है? छोटी। तो यानी ध्यान रखना, उपसर्गों में ई और ऊ की मात्रा कैसी रहती है? आपके छोटी रहती है। कैसी रहती है? छोटी। पहली विशेषता ये बात ध्यान रखना, ये यण संधि के अंतर्गत आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग आते हैं। 22 उपसर्गों में से आधे उपसर्ग किसके अंतर्गत प्रयुक्त हो जाते हैं? यण संधि में आ जाते हैं, अकेली संधि में। ध्यान रखना, संधि को अच्छी तरह पढ़ोगे तो उपसर्ग पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार आपके हल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि संधि तो आती नहीं है, संधि तो आती नहीं है, प्रकृति कहती तथास्तु। तो संधि के अंतर्गत जब संधि अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको उपसर्ग भी आ जाएगा, और उपसर्ग और संधि आ गई तो ध्यान रखना समास का प्रकरण आसानी से हो जाएगा, क्योंकि समास के अंतर्गत विच्छेदित करने के लिए खंड करने पड़ते हैं। खंड करोगे नहीं तो अर्थ कहाँ से निकलेगा? अर्थ नहीं निकलेगा तो विग्रह नहीं होगा, और विग्रह नहीं होगा तो समास नहीं होगा। तो ये आप एक दूसरे से जुड़े हुए सारे के सारे टॉपिक, ध्यान रखना इसका। तो उपसर्ग के अंतर्गत कैसे रूप रहते हैं? छोटे रूप रहते हैं। फिर बात ध्यान रखना, यदि कोई पुल्लिंग शब्द है, कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द में छोटा आता है। क्या आता है? पुल्लिंग शब्द में क्या होगा? ध्यान रखना, छोटा रूप होगा। कैसा रूप होगा? छोटा रूप होगा। किसका? पुल्लिंग के साथ में ए आता है, छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है। इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, जैसे मैंने शब्द लिखा दिनेश, दिनेश का संधि विच्छेद करते हो तो होता है दिन धन ईश। कैसे लिखा? दिन धन ईश लिखा। अब इसके अंतर्गत मैंने दीना नहीं लिखा, क्योंकि दिन का मतलब होता है दिवस से। किससे होता है? दिवस से होता है। दिवस पुल्लिंग शब्द होता है। और यहाँ पर दीना, आप लाड प्यार में कहते ना दीना कहते, उसी प्रकार एक शब्द आता है सूर्योदय, तो मैंने लिखा सूर्य धन उदय।
तो इसमें सूर्या नहीं लिखा। वो मूवी के अंदर देखते हो ना सूर्य भाई, तो ये सूर्य भाई नहीं, वो अंग्रेजी के शब्द के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। तो हिंदी के अंतर्गत ध्यान रखना इस बात का कि सूर्य आएगा। सूर्य शब्द कैसा होता है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग में क्या रहता है आपका? ए। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द लिखा था विद्यालय। क्या लिखा था? विद्यालय। तो इसमें मैंने शब्द लिखा था विद्या। क्या शब्द लिखा था? विद्या। तो विद्या में क्या लिखा था? आ लिखा था। क्यों? क्योंकि विद्या कैसा शब्द है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है। किसका है? स्त्रीलिंग शब्द का। इस प्रकार ध्यान रखना अपने को कि जहां पर स्त्रीलिंग का बोध आता है वहां पर अधिकांशतः बड़ा रूप होता है, और पुल्लिंग का बोध होता है वहां पर अधिकांशतः, मैं एक शब्द बोल रहा हूं साथ में अधिकांशतः। तो ध्यान रखना, ये कभी कभार कुछ अपवाद होते हैं या अर्थ की दृष्टि से होते हैं, तो वहां पर छोटे बड़े हो सकते हैं। क्या? वहां पर छोटे बड़े हो सकते हैं। दूसरी बात है कि अपन धीरे धीरे, जब अब तो हिंदी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे जब अपन अंतिम छोर तक हिंदी के पहुंचेंगे, अंतिम छोर तो होता ही नहीं है भाषा का, तो ध्यान रखना आपके सिलेबस का मैं बात कहना चाहता हूं, सिलेबस के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे तो आप कोशिश होगी कि अधिकांशतः शब्दों को सीख जाओगे। कुछ शब्द आते हैं आपके सामने कि ये छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, शुद्ध कौन सा होता है, शुद्ध कौन सा होता है। तो संधि में से बहुत बड़ी संधि है, लेकिन संधि में से आपके रीट के अंदर प्रश्न आएगा एक। कितना आएगा? एक। तो आप इस एक को हल्के में मत लेना। एक आएगा, इसके साथ में एक उपसर्ग का भी आएगा, एक समास का भी आएगा। किसका आएगा? समास का भी आएगा, एक प्रत्यय का भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, 4 प्रश्न जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए? संधि से जुड़े हुए। किसे हैं? संधि से जुड़े हुए। तो ये एक दूसरे पर आपस में क्या करती है? निर्भरता करती है। दूसरा, ये संधि का भाग पहले वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण विचार में से 1 से 2 प्रश्न आते हैं हर बार, ध्यान रखना। कितने? 2 प्रश्न। संधि में से 1 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न हो गए? 3। उसके बाद समास में से 1 प्रश्न आते हैं। कितने हो गए? 4। एक आता है उपसर्ग में से। कितने हो गए? 5। एक आता है वाक्य में से। किस में से? वाक्य में से आता है। एक उद्देश्य पूछता है, विधेय पूछता है। दूसरा आपका प्रश्न पूछता है किस में से? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से आ सकता है। एक रचना के आधार पर होता है, तो उसमें से भी आ सकता है। एक आपका वाच्य वाला टॉपिक होता है जो क्रिया के आधार पर होता है, उसमें से पूछता नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ध्यान रखना। तो इस प्रकार आप इसके अंदर इस सिलेबस के आधार पर पता कर सकते हैं कौन से टॉपिक में से कौन से प्रश्न आते हैं। और लोकोक्ति मुहावरे वो तो हर बार आते आएंगे, ठीक है। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, उसमें से तो आते ही है, मेरिटिव वही बनाते हैं। तो उन साथ साथ में उन शब्दों का भी ध्यान रखना है आपको। तो देखो, ये छोटी बड़ी का लफड़ा यही है कि जहां पर आपको पुल्लिंग का बोध होता है तो अपने को छोटा रूप देना है, और जहां पर स्त्रीलिंग का बोध होता है वहां पर किसका रूप देना है? आपको बड़े का रूप देना है। या किसी बड़े की बात करते हो, किसकी? बड़े की बात करते हो। जैसे शब्द लिखा मैंने महेश्वरीय। क्या शब्द है? महेश्वरीय शब्द लिखा, या लिखा मैंने महोदार्य। क्या शब्द है? महोदार्य शब्द लिखा। तो इसके अंतर्गत अपन ध्यान रखना, ये मह नहीं करना है, क्या करना है? महा। क्या करना है? महा। तो महा के अंतर्गत ध्यान रखना, महा का मतलब होता है बड़ा। तो श्रेष्ठता का बोध करवाया जाए या बड़े का बोध करवाया जाता है, तो वहां पर ध्यान रखना हमेशा किसका बोध होता है? बड़े का बोध होता है। और छोटे का बोध होता है वहां पर छोटा ही आएगा। जैसे शब्द लिखते हो लघु। क्या है? लघु। तो इस लघु के अंतर्गत ध्यान रखना, ऊ कैसा आएगा? छोटा आएगा। क्या आएगा? छोटा आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं, आप बताइएगा कौन सा शब्द शुद्ध है इसके अंतर्गत, या कौन सा इसका सही होगा। जैसे लिखा मैंने ये 2 शब्द लिखे हो, ध्यान रखना। इससे भी आपका एक प्रकरण निकलेगा आगे। शब्द लिखा मैंने ये तो दे रखा है कि 4 शब्द है, चारों शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है?
4 शब्द दे रखे हैं, इन चारों शब्दों में से शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है? बताओ, जल्दी से उत्तर आना चाहिए इसमें। बताओ, अभी छोटे बड़े वाली जो बात चल रही थी वो इसी के आधार पर थी। ये तो सही बात है आपकी, उत्तम वाला ये हो जाएगा कि उत्तम कौन सा सही होता है। दलीप सिंह कह रहे हैं कि पहले वाला सही है। पूजा शर्मा कह रहे हैं कि दूसरे वाला सही है। मोनिका कह रहे हैं दूसरे वाला सही है। उत्तर दो, जल्दी उत्तर आना चाहिए भाई। पुष्पा शर्मा बी सही है। पारुल बी। प्रकाश जांगीड़ कह रहे हैं सी सही है। आशा जांगीड़ कह रहे हैं कि ए सही है। ए कौन सा उत्तम? हाँ, ये तो उत्तम सही है, कोई बात नहीं, ये उत्तम तो सही है। दूसरे में बी सही है कि ये वाला सही है? अब देखो, जो आप कह रहे हो ना बी वाले, मनीषा शर्मा, मोनिका सी, देखिएगा ये जो लिख रहे हैं ये तो है आपका सरेआम गलत। इसके ऊपर तो 3 क्रॉस लगा देना। ना तो ये पहले था, ना ये वर्तमान में है, ना आगे भूत भविष्य कभी के अंतर्गत होगा। ये शब्द क्या है? गलत है। और ये शब्द भी क्या है? इसके ऊपर भी 3 क्रॉस लगा देना, ध्यान रखना। वर्तमान भूत भविष्य कभी के अंदर नहीं होगा ये। और जो है ये दोनों ही सही है, ए भी सही है और सी भी सही है, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। संधि के हिसाब से ऑप्शन डी। दिलीप सिंह जी, कहाँ संधि के हिसाब से कहाँ से निकल रहा है ये? उत्तम मैंने आपको बता दिया कि उत्तम ये वाला सही होता है, तो उत्तम ये कहाँ से हो गया भाई? इसमें तो ये वाला दिख रहा है, तय के ऊपर तय नहीं है, तो डी तो गलत है। संधि के हिसाब से डी नहीं है, संधि के हिसाब से तो ए सही है। किसके आधार पर? संधि के आधार पर। मैंने आपको संधि विच्छेद ही पूछा था, ठीक है? तो सी ऑप्शन नहीं होगा। संधि के आधार पर कौन सा सही होगा? ए। तो संधि के आधार पर ये सही है, और प्रत्यय के आधार पर, किसके आधार पर? प्रत्यय के आधार पर कौन सा सही है? सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। किस प्रकार? देखो, लघुतम का संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा लघु, छोटे की बात है, और आगे से क्या आ गया? उत्तम। और ऊ के साथ में ऊ जुड़कर क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। इसके ऊपर तय के ऊपर ये तय लगा रखा है, ध्यान रखना। और उसके बाद में ये जो दे रखा है ये बना आपका लघु धनतम। क्या? लघु धनतम। जब आप विशेषण की अवस्था पढ़ते हो, जैसे महिला सुपरवाइजर में पूछा था कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती? 3 अवस्था होती है। पहली कौन सी अवस्था होती? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। यानी अंग्रेजी में डिग्री पढ़ते हुए हिंदी में अवस्थाएं आ जाती है, तो वही बात अपने इसके अंतर्गत आता है। लघु, लघुतर, लघुतम। तो ये कौन सी अवस्था है आपके? तम प्रत्यय जुड़कर कौन सी अवस्था आती है आपकी? उत्तमावस्था का बोध करवाता है, तम प्रत्यय जुड़ा ही। तो ये तो प्रत्यय का रूप हो गया। किसका है? प्रत्यय का रूप। मैंने संधि का रूप पूछा था, ये तो संयोग रूप है। ये तो कौन सा है? संयोग। और यदि आपसे शब्द शुद्धि पूछा जाता है तो दोनों ही शब्द शुद्ध सही है। क्या? शब्द भी आ जाता है तो शब्द के अंतर्गत ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। ये तो संधि शब्द के आधार पर है, ये प्रत्यय शब्द के आधार पर है। सार्थक शब्दों में अधिकांशतः ध्यान रखना कि आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का रूप जहां पर मिलता है वही सार्थक शब्द होता है। इसमें तो नहीं मिल रहा है भाई, इसमें तो ऊ के साथ में ऊ जुड़े के बड़ा होना चाहिए, तब सही होगा। इसमें छोटा दे रखा है तो ये तो गलत हो गया। और इसमें तो क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है लघु। देखो, लघु में ऊ बड़ा कैसे हो जाएगा? आगे तो तम जुड़ा हुआ है। इसी कारण ये चौथा विकल्प क्या हो गया? गलत। 2 विकल्प सही है। ये तो संधि की दृष्टि से हो गया, ये किसकी दृष्टि से हो गया? आपका उपसर्ग, प्रत्यय की दृष्टि। किसकी? प्रत्यय की दृष्टि से हो गया। तो ये अपने थोड़ा बहुत संधि के बारे में समझा। आज आगे अपन जो बात करेंगे कल की कक्षा के अंतर करेंगे संधि के अंतर्गत। तो आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।